बताइए, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? अ, कुछ नहीं सर। नमस्ते। मैं आपको बता रही थी कि अपना एक्सपीरियंस कि कल आपके रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मैं आई स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अराउंड 9 hours. I slept after a very very long time. I was able to sleep. तो मतलब अभी ये मतलब अभी ये वाला फीडबैक तो किसी और ने भी दिया था ना, कि मुझे बहुत अच्छी नींद हाँ आई थी। तो आई थिंक अंजलि जी हाँ ने दिया था शायद। हाँ तो आई वांटेड टू establish this fact कि it works for sleep that much. It's a very effective. तो मतलब ये है कि कल से मेरी आवाज जो है वो कंपोज से भी बेटर बिकेगी, इसकी आप गारंटी करते हैं? Yes, definitely worked. मैं बस इसको reinstate करना चाहती थी कि whatever it is, it works wonders. देखिए, ऐसा है, वो मंत्र मैंने तो बनाए नहीं है, वो पुराण के अंदर लिखे हुए हैं। मैंने जब उसको आइडेंटिफाई करा और उसके रोल प्ले को देखा तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ इसमें एक मेजर स्कोप है जो काम करने के हिसाब से। इनफैक्ट मैं हाँ तो जितने भी हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं ग्रुप के अंदर, मैं उनको इसी बात पर एक बार कनेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को, मतलब मैंने, मेरे जैसे व्यक्ति को अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक भी करना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे जितने भी पीडीएफ हैं, जो कि वेद पुराण उपनिषद तंत्र के तौर पे प्रिंटेड फीडबैक्स फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी, नो मैन्यूस्क्रिप्ट। तो उस पर भी काम करने के लिए उसको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज ए ह्यूज प्रोजेक्ट। यस, तो ऐसा नहीं है कि लेकिन वो उसको। उसको आइडेंटिफाई करना, इतने सारे मंत्र हैं हमारे पुराणों में, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा काम है कि कौन सा मंत्र। वो तो मैं कर अ, दूंगा ना, उसमें मुझे कोई हाँ दिक्कत नहीं है। वो हाँ, मेरा काम है। बट मेरे को बट आई एम बिफोर वेरी दैट थैंकफुल। उसको बनाकर उस फॉर्मेट में प्रिंटेड फॉर्मेट को कन्वर्ट करने में जो है, दैट दैट फॉर दैट वी नीड जी, जितने भी आईटी वाले लोग हैं उनकी हेल्प चाहिए। मतलब ये ऐसा है कि इसमें तन मन धन सभी लगेगा, मतलब कोई ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत यस टाइम से फंडिंग वगैरह के हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ जस्ट टू कन्वर्ट ऑल दिस इनटू अ टेक्स्ट फॉर्मेट। तो वो भी चल या रहा है, मतलब वो चीजें ढूंढ रहे हैं, तो धीरे धीरे आ भी जाएंगे। बट ये है कि या प्रोजेक्ट का जो बेसिक टाइप है, अब मतलब मैं इसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज आपने जो है गूगल पे मंत्र टाइप करा, तो वो मंत्र जो है उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में जो कुछ भी है, जितने भी टेक्स्ट के रिलेटेड है, वो आपको वहां पर मिलेगा। आप वही चीज चैट बॉट पे डालेंगे, चैट जीपीटी पे डालेंगे, तो वहां पर भी वो चीज आपको मिल जाएगी। बट वो कंप्लीट नहीं होगा कहीं से कहीं तक। तो मेरा जो आइडिया है कि भाई आज हमारे बच्चे धर्म ग्रंथों से दूर इसलिए हैं बिकॉज वो गूगल की तरीके से उनको अवेलेबल ही नहीं है। जब तक कोई चीज इतनी हैंडी ना हो, जैसे एक डिक्शनरी होती है, जब तक वो चीज किसी व्यक्ति के पास में ना हो तब तक वो उसको बार बार रेफर नहीं कर। अब किसके पास इतना टाइम है कि वो सारी पीडीएफ देखे और फिर सब उसको ढूंढने के हिसाब से काम करे? तो ये या पहला पार्ट है। फिर उसमें जो भी एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के लिए हमारे को एक संस्कृत कीबोर्ड चाहिए, तो वो संस्कृत कीबोर्ड। फिर अ, मतलब व्हेन इट कम्स टू कि भाई मेरे अपने देश में 1 दर्जन भाषाएं हैं, तो मैं सारी भाषाओं को एक साथ बांध दूं, उसका एक एक सिंगल सिंटेक्स बना दूं कि भाई ये वाली भाषा है, इसमें F1 दबा दो लैपटॉप में, तो अब ये F1 पे जो भी मैंने भाषा डाल रखी है वो उसी के तौर पे वो पूरा मेटा डेटा दिखाएगा। F2 पे डाला तो वो ऐसे करके मल्टीपल लैंग्वेजेस पे चला जाएगा। हर लैंग्वेज का सिंटेक्स फर्क होता है। तो वो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कन्वर्ट करके यूज करने के लिए वो बेस स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट मैंने सारे बना रखे हैं। बट ये कि जब समय आएगा तब उसके तौर पर है। ये एक तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया कि हर एक व्यक्ति को इस बात का पता रहे कि
अगर मैं केवल बेस टेक्स्ट भी पढ़ रहा हूं विद दैट इंटेंशन कि किसी व्यक्ति का पैरालिसिस तक ठीक हो जाए, और वो मैंने टेक्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया, वो यूनिफॉर्मली काम करता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट की वैल्यू सोचिए कि ये टेक्स्ट की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी अगर सारे मोटो न्यूरॉन डिसऑर्डर वाले लोग जो हैं एक साथ आ जाएं, तो आप एक साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से ही हमने वो, नम्रता जी जब से आई तब से वो लगातार जो है वो बीज मंत्र और उसके म्यूजिक कॉम्पोजिशन इसके तौर पे ही काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि आप सब लोगों के अंदर ये पावर्स आ जाएं कि मान लीजिए किसी को भी जो है वो एक बड़े स्टेडियम में खड़े होने का मौका मिले और उससे बोला जाए कि भाई ये तुम्हारे सामने 50,000 लोग हैं जो फुटबॉल का मैच नॉर्मली देखने जाते हैं, बट आज ये तुम्हारे को सुनने के लिए आए हैं, तो कुछ ऐसा करो जिससे इन सब की कोई ना कोई एक बीमारी या डिस्कम्फर्ट दूर हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया है जो बीज मंत्र म्यूजिक की है ये उतनी पावरफुल है। मतलब मैं मेरे देश के अगर तौर पे बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि जैसे अगर मिश्रा जी हो गए तो मैं बोलूंगा मुझे मेरे देश का साइबर सिक्योरिटी चाहिए। ऐसी में नम्रता जी हैं तो मैं उनको बोलूंगा मुझे मेरे देश का जो है एक ऐसा बीज मंत्र म्यूजिक चाहिए कि जिसको हर इंस्टीट्यूशन में रात को सोने से पहले थोड़ी देर बजा दिया तो हर एक बच्चा जो है वो पीसफुली सोएगा। अब जब बच्चे पीसफुली सोएंगे तो सुबह फ्रेश उठेंगे, जब वो फ्रेश उठेंगे तो उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब जब मैं आज की तारीख में आईआईटी में या किसी भी इंस्टीट्यूशन जाता हूँ वो बच्चे सोते ही नहीं है, पूरी पूरी रात उनके असाइनमेंट्स और वो सब चलते हैं। जो उस स्पेस को नहीं समझ पाता, मतलब आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को डेटा पता है नहीं पता, सिर्फ अगर मैं आईआईटी दिल्ली की बात करूं, आईआईटी दिल्ली के अंदर 50% एट्रिशन का रेट है। लोग अपनी डिग्री आधे में छोड़ के जाते हैं, इसका 50% है। अब आप सोचिए कि एक बच्चा कितनी मेहनत से आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई करता है, किसी भी कोर्स में जाए वो आईआईटी के अंदर। जब वो बच्चा वहां पर गया, जाने के बाद में उसको वहां का एनवायरनमेंट ही नहीं समझ में आया। अब मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ था, हिंदी मीडियम का था, पढ़ाई में जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मुझे अच्छी तरह आता था। मैंने वो सारा क्लियर करा और आईआईटी में मेरे को एडमिशन भी मिल गया, बिकॉज उसमें कोई और कंडीशन तो होती नहीं है। तो भी मैं वहां जाकर वहां का जो तरीका है पढ़ाई का उसको कोप अप ही नहीं कर पाया। जहां पर जिन बच्चों के माँ बाप के तौर पे एक बड़ी एस्पिरेशन थी या बहुत महत्वाकांक्षा थी, वहां पर वो बच्चे जो हैं सुसाइड कर लेते हैं। हमारे पास हर साल दो पांच सुसाइड के केस सुनाई देते ही देते हैं हमारे को, आईआईटी आईआईएम इस टाइप के टॉप ऑर्गेनाइजेशन से, कोटा जैसी जगह से। एक ट्यूशन सेंटर ने भी इतना प्रेशर बना दिया कि मेरे देश के बच्चे जो हैं वहां पर भी वो प्रेशर कोप अप नहीं कर पाते तो वो सुसाइड करते हैं। बट आप ये सोचिए कि मैं मेरे बच्चे को पैदा करता हूं, तब आप कंपेयर करना शुरू करिए जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते और जिनके होते हैं, दोनों में डिफरेंस हो गया। जिनके बच्चे होते हैं वो कितने बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कितने नहीं होते। जितने पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनमें से कितने बच्चे आईआईटी जैसा एग्जाम निकालते हैं। जितने बच्चे आईआईटी का एग्जाम निकालते हैं उन बच्चों में से कितने बच्चों को आईआईटी दिल्ली मिलता है। जितनों को आईआईटी दिल्ली मिलता है उन बच्चों को जब आप ध्यान से देखें उसमें से 50% बच्चे अपना करियर चेंज करते हैं या वो पूरा कोर्स ही छोड़ के चले जाते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा पाइपलाइन है। और उनमें से कुछ बच्चे जो है जो उस प्रेशर को नहीं झेल पाते वो सुसाइड कर लेते हैं। कितना बड़ा बिजनेस केस है, कितना बड़ा बिजनेस केस है कि मुझे मेरे देश के बच्चों को सुकून से सोने के 2 घंटे भी मिले तो सफिशिएंट होना चाहिए। बट हम क्योंकि अपना चिंतन करते रहते हैं तो हमारे को कभी दिखता ही नहीं है कि बराबर वाले के घर में क्या हो रहा है। बट जब किसी के साथ कोई आप बीती होती है तब वो बड़ा परेशान होता है, देखो मुझे ये हो गया, मेरी ये दिक्कत है, उस दिक्कत का सॉल्यूशन दे दो। बट जब मैं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा हूं
तो मेरे सामने वो एक व्यक्ति नहीं है, उस जैसे सारे लोग हैं। तो दिस सॉल्यूशन हैज टू बी स्केलेबल। इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूं कि डोंट कंसिडर दिस कि भाई मेरा इतना काम हो गया, मेरा काम खत्म। क्योंकि वो काम अभी खत्म हो जाएगा, फिर आपकी अगली लाइफ होगी, फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। ये तो कार्मिक साइकिल की बात हो गई ना, कि हमारा राइट। काम क्या है। हमारा काम है हमारे आसपास जो कोई भी है उसकी लाइफ को बेटर बनाने में कंट्रीब्यूट करना। राइट। अगर हम वो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं नॉन पनिशे मतलब वो क्या कहते हैं, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बिल्कुल उस कैटेगरी का ऑफेंस मानेंगे उसको। तो बीज मंत्र म्यूजिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी घनश्याम सर। हाँ, आपने जो बोला ना कि अपने वेद पुराणों को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहिए, हम्म। तो यहाँ पे मेरे जो भी कोई आईटी वाले थे, मेरा बेटा, मेरे दामाद और जितने भी आईटी में थे, सबको मैंने बोला कि मुझे ये टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का काम करना है, तो आप मुझे हेल्प करो। तो सबका ओपिनियन ये था कि कुछ टेक्स्ट तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो, वो क्या बोलते हैं, टाइप नहीं है, वो फोटो है। और फोटो वाले जो भी है, उसको कन्वर्ट करने का मतलब उसको फिर से क्या बोलते हैं, ओसीआर करने का, और उसको राइटेबल एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने बोले कि अच्छा मुझे कुछ सिंपल तो सिखाओ, तो उन्होंने कुछ बताया, मैंने किया, दो तीन चीज मेरी हुई भी। लेकिन जो आप बोलते हैं कि सभी अपने जो टेक्स्ट हैं, वेद पुराण, सबको उसमें एडिटेबल फॉर्म में लाना है, तो आई थिंक वहाँ मुश्किल ये बात की है कि अपना जो पहले वाला संस्कृत था, वो भी अलग अलग है। अभी का वो पाणिनि के पहले वाला संस्कृत और पाणिनि के बाद वाला संस्कृत, उसमें भी फर्क है। तो उसको आई थिंक कैसे वो कन्वर्ट भी मान लो हो गया है, तो भी उसको क्या बोलते हैं, उसका सिंटेक्स वगैरह करके प्रॉपर फॉर्म में वो सही है, वो देखने का भी बहुत मुश्किल वाला काम मुझे उस वक्त लगा। सर वो हर प्रॉब्लम ऐसा है ना, जो आप सॉल्यूशन तो बात कह होता रहे ही हैं, है। हाँ जी। जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। बट बात सारी की सारी इतनी सी है, हम उसको प्रोजेक्ट को कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। हाँ, करना लेट पड़ेगा। सपोज आप, जैसे नॉर्मली हम सेल्स में जब जॉब करते हैं तो सेल्स में हमें एक सेल्स फनल बताया जाता है। इस सेल्स फनल राइट। में ऐसे ऐसे करके पाइपलाइन से चीज शॉर्ट होती है। उसी तरह से हमने अगर ये डिसाइड करा ये कि भाई हम ये काम शुरू करते हैं, अब गीता प्रेस गोरखपुर की साइट है या किसी भी पब्लिकेशन की, मतलब जो बुक है, अगर मैं सिर्फ ई गंगोत्री प्रोजेक्ट लेकर चलूं तो ई गंगोत्री में हमारे बहुत सारे जो है वो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। जो पीडीएफ अवेलेबल है, मैं किसी मेन्यूस्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूं अभी। राइट। हंसते हंसते मैं 500 किताबों के नाम तो मैं ही गिनाना शुरू कर दूंगा, और जो आराम से पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। अब जो अवेलेबल हैं उसके ऊपर तो हम काम करें ना। अब वो संस्कृत क्या है, कैसे है, आगे उसके पास में कितने भी हैं, तो वो सारा का सारा पार्ट तो मेरा है। ठीक है। बेसिक स्टेप्स तो हम उन प्लेस करें ना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कहने का। जब हमारे बेसिक्स इन प्लेस होंगे, भाई हमने और कुछ नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल पुराण, टोटल पुराण हैं कितने 18। हैं जी? 18। टोटल पुराण जो है वो 36 हैं। उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, 18 पुराण, 18 उप पुराण। बट ये 36 जो नंबर है ये कहां से आया? 36 नंबर आया 36 अल्फाबेट से। तो जब मैं सोर्स कोड के तौर पे काम कर रहा हूं तो मेरे काम करने में वो इंटीग्रेटिंग इफेक्ट कि भाई ये चीज पड़ी, अब उसको आप चेक कर सकते हो कि ये 36 किस तरह से आ रहा है।
तो उसमें एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो उसके अंदर दिया गया है। बट ये चीजें भी उसी टेक्स्ट के अंदर ही है। जहां से पढ़ के मैं कुछ बोल रहा हूं, ये भी उसी के टेक्स्ट के अंदर का पार्ट है। तो इसलिए मैंने बोला कि हमारे यहाँ, अच्छा, वेद कितने हैं हमारे? चार वेद बोलते हैं। हाँ, जब हम चार वेद बोलते हैं तो हमने वेद को खत्म करा। हमारे वेद कितने हैं? हमारे टोटल 9 वेद है। चार वेद, चार उपवेद, एक ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद को उपनिषद कह दिया। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद से बना हमारा धनुर्वेद, यजुर्वेद से बना हमारा आयुर्वेद, अथर्ववेद से बना हमारा अर्थशास्त्र, और ये सामवेद से बना हमारा गांधर्व वेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो चार से चार उपवेद कहकर वो। अब आप सोचिए कि जब मैंने किसी को वेद की बजाय उपवेद कह दिया, तो मैंने वो पूरा टेक्स्ट ही भूल गया। अब मेरे को धनुर्वेद के बारे में आज की तारीख में कुछ नहीं पता। मुझे धनुर्वेद के बारे में आज की तारीख में कुछ नहीं पता। मेरे देश से जा जिससे बड़ा धनुर्धारी किसी दुनिया में नहीं हुआ, वो मेरे देश से किसी ने धनुर्वेद ही गायब कर दिया। उसकी नॉलेज ड्राइव गायब कर दी। 50 साल में एक ओलंपिक का मेडल नहीं आया धनुर्विद्या के नाम पर। इसलिए राइट। क्योंकि किसी ने मेरे कैटेगराइजेशन में वेद और कौन से वेद की प्रायोरिटी थी उसी को चेंज कर दिया। जब मैं अभी वहां गया था जम्मू, तो वहां पर म्यूजिक के बड़े सारे लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा आप एक सारे विद्वान इकट्ठे हो गए, म्यूजिक म्यूजिक के, डांस के, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के। मैं कहा मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, अभी सारी बात खत्म हो जाती है। उनका कहना यह था कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। मतलब हमारे यहाँ जो है म्यूजिक निग्लेक्टेड टर्म है। मैंने कहा म्यूजिक निग्लेक्टेड नहीं है, जो लोग म्यूजिक जानते हैं उनको खुद ही नहीं पता म्यूजिक होता क्या है। मैंने कहा मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, म्यूजिक सुनने के बाद, कोई भी म्यूजिक, और भारतीय संगीत जिसको आप कहते हैं, कोई भी म्यूजिक सुनिए, सुनने के बाद में नेक्स्ट क्या है? म्यूजिक सुनने के बाद मेरा हाथ हिलेगा, मेरा पैर हिलेगा, या मेरी गर्दन हिलेगी? क्यों? केवल इतना से क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर देते हो तो मैं बोलूंगा आप सब कॉम्पिटेंट हो। पर किसी एक को इस बात का आंसर नहीं पता था। तो मैंने कहा मैं नॉन म्यूजिक की बंदा हूं, मैं आपको 5 मिनट में पूरी कहानी समझा सकता हूं, बट ये चीज आपको नहीं पता। आपको नहीं पता इसलिए कि किसी को वैल्यू भी नहीं पता। ये मेरा पक्ष है कहने का, कि हम जब काम कर रहे हैं हमारे यहाँ सोर्स कोड का कनेक्शन नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। एंड मुझे 5 मिनट लगते हैं किसी भी चीज की वैल्यू बनाने। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सारे जो भी हमारे वेद पुराण उपनिषद के अंदर जितना भी डेटा है, उसको मेटा डेटा में कन्वर्ट कर दिया, सारा डिजिटाइज्ड हो गया। अब मैंने सिर्फ टर्म लिखी अस्त्र शस्त्र, तो मेरे अस्त्र शस्त्रों के बारे में जितने भी टेक्स्ट हैं उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो मेरे सामने आ गया। अब मैंने अपने डिफेंस लैब को बोला कि आप जो है इसके उस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करिए, तो आपको वो अस्त्र शस्त्र मिलेंगे जो दुनिया के पास में किसी के पास भी नहीं है। आपके पास सोर्स कोड आया ना, आपको एक विजन मिला काम करने का। राइट। उसी तरह से जब मैं किसी को बोलूं कि भाई ये बीज मंत्र म्यूजिक जो है इसको हम जागृत करते हैं, ये लॉस्ट साइंस है, इस पे रिसर्च करते हैं, इसके लिए सीडिंग के लिए कोई फंड दीजिए, वो आदमी कहेगा कि मुझे क्या जरूरत है? क्योंकि हर एक आदमी का फंडामेंटल क्वेश्चन ये था, व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरा क्या फायदा है ये बताओ पहले। इसमें मेरा देखिए फायदा क्या है आपका वही फायदा पूछते ये है कि आपकी बीमारियों का मास में जो है फर्क होगा। तो मैं एक दफे डिफेंस लैब में गया था डीआरडीओ के तौर पे, तो मैंने बोला कि, मैंने कहा आपको लगता है कि आपको कोई फायदा नहीं है, बट आपको पता है कि अगर मेरा डायबिटीज वाला प्रोजेक्ट जो है वो काम कर गया,
तो आपका पूरे फौज का, अब फौज मतलब टोटल पॉपुलेशन का अगर 10% है, तो पूरा फौज जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी तो 10% ही होगा। राइट। तो यानी कि मेरी अगर फौज 10 लाख की है, तो 10 लाख में से आज 1 लाख लोगों की एफिशिएंसी ऑलरेडी घट चुकी। अगले 10 साल में कितनों की एफिशिएंसी और घटेगी? क्या इसका कोई बेंचमार्क है आपके पास में? तो ये मेरी वास्तु स्थिति थी कि मुझे धंधा प्रेजेंट करना आता है, मुझे धंधा प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों की नीड समझ में आती है। और लोगों की नीड इसलिए समझ में आती है क्योंकि लोग मेरे हैं, मेरे देश के हैं। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बचपन से बोला, बोले देश किसका? बोले तेरा। प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करेगा तू? तो अपना टाइम लगा फिर, क्यों सोच रहा है कि क्या होगा? ये मेरा पक्ष है कहने का। इट इज बेटर टू कनेक्ट पीपल एंड स्टार्ट। जितने मिलेंगे, जितने जुड़ेंगे, जो चीज भी होगी, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अगर दो लोगों का, मतलब हमने जब मास हीलिंग करना शुरू करा था, हमारे को बहुत एप्रीहेंशन थे कि इससे हमारे को जो है, हमारा नाम बढ़ेगा या हमें गाली पड़ेगी। ये हमारा सबसे पहला चैलेंज था। तो मैंने कहा नहीं, ये काम करेंगे हम, 2 महीने लगातार जो है, जितने भी लोग हैं उनकी एक बार हीलिंग करेंगे और उनसे फीडबैक पूछेंगे। एंड विल मेक श्योर कि हम सबसे फीडबैक पूछें। ऐसा नहीं कि दो चार से पूछा रैंडम नंबर के तौर पे। तो मेरे, अगर आप ये जो रिकॉर्डिंग है मेरी ये महालक्ष्मी वाला जो चैनल मैंने बनाया था, इसी वजह से बनाया था। इसकी आप कोई सी भी रिकॉर्डिंग देखेंगे क्लास की, उस क्लास के बाद एक सेशन आरती का जिसमें मास हीलिंग हो रही थी, उसमें सब फीडबैक दे रहे थे, एंड दैट वाज रिकॉर्डेड। तो जब आप कोई चीज 2 महीने तक कर रहे हो, उसमें 10 जने हो, 15 जने हो, स्टैटिस्टिकली प्रूवन फैक्ट है कि मास हीलिंग काम कर रही है। जब हम 2 महीने उस पर काम कर चुके साइंटिफिकली, फिर हमने उसको जो है बाकी चीजों के हिसाब से तैयार करा। इसलिए मेरा कहना यह है कि ये पूरे प्रोसेस में जो जो कोई भी चीज कर सकता है, उसके तौर पे उसको आइडेंटिफाई करे। और तो ये पार्ट है। सर ये फिर ये म्यूजिशियंस के साथ में आपने उनको क्या जवाब दिया कि हमारे हाथ में हाथ रख के बोलती है? अच्छा, इंटरेस्टिंग है। सर दोबारा किसी और टाइम पे करेंगे, वरना अभी क्लास का टाइम चला जाएगा बहुत। अगर 5 मिनट में बता सकते हैं तो। नहीं, 5 मिनट नहीं लग देंगे उसमें, फिर पूरा का टाइम लगेगा। अच्छा, ओके। एंड द बेस्ट पार्ट वाज, वो मतलब उस डिस्कशन में, मतलब मेरे को इसलिए भी ये याद रहा, द बेस्ट पार्ट वाज, जो वहां पर टॉप डांस प्रोफाइल के लोग थे, उसमें से एक की बेटी भी थी वहां पे। शी वॉज इन क्लास 12th। तो जब मैंने वो क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिए जरा। तो जब मैंने वो क्वेश्चन करा, तो वहां पे एक जो डांस की फैकल्टी थी, उसकी बेटी भी वहां पर थी। तो मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? बोले नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आई वो सरप्राइज कि इन्हें आंसर क्यों नहीं पता था। तो मेरी ऑडियंस ही बच्चे हैं। मैं धीरे 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 चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए जो काम कर रहा हूँ, कर भी सिर्फ इसलिए रहा हूँ, सो दैट कि कल को कोई बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछे, तो हमारी ये वाली स्थिति ना हो कि हमें ना पता हो। क्योंकि जैसे ही हमने बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर देने बंद करे, वो सिर्फ चैट जीपीटी से ही आंसर पूछेंगे। एंड दैट विल बी द लास्ट डूम्सडे। एक सेकेंड।
सॉरी। जी घनश्याम सर, आप कुछ कह रहे हैं, क्या हो गया? मैं हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि आपका जो मधुमेह मुक्त भारत का जो अभियान है, उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्या हमारा योगदान दे सकते हैं? सर वो तो खैर सब हो जाएगा। वो अभी वो नहीं है, अभी जो जितना हमारा रिसर्च बेस अभी इनकम्प्लीट है, उसके तौर पर उसको देखने का ही पार्ट है। बट बेसिक्स तो वो, देखिए, बेसिक क्या है कि हमें जो कंट्रीब्यूशन देना है इस पूरी सिचुएशन में, वो हमारे को पहले पता हो कि हाँ भाई, हम ये चीज किस तरह से कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि आप सब लोग जितनी जल्दी और जितने बड़ी क्वालिटी के हीलर बनेंगे, तो आपने सिर्फ एक मैप सामने रखा और उस मैप पे हीलिंग करना शुरू करा, या जैसे आप एक फोटोग्राफ की हीलिंग करते हैं, तो वो ऐसे ही देश का जो मैप है, वो उसके तौर पे आपने जो है उसमें श्रीम लिखना शुरू करा, और वो श्रीम की शीट जो है ईस्ट डायरेक्शन में रखनी शुरू करी, तो वो देश तो चेंज होना शुरू हो जाएगा। बाकी तो देर इज ए लॉन्ग वे टू गो, मतलब स्केल ये बनाने करने के हिसाब से अभी तो। आज हमारा पहला दिन था जिसमें कि हमने जूम पर 101 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। वाह। टुडे वाज द फर्स्ट डे। तो मतलब आर टारगेट इज कि ये नंबर जो है ये 5,000 तक जाए। तो तब हम इसको जो है उसके तौर पे, तो हमने बस सिस्टम के समझने के तौर पर है कि भाई, पहले हम इसको एक, फिर मतलब 100, फिर 1,000, फिर 5,000, ऐसे करके हम लेके चल रहे हैं। तो 5,000 पे जूम खत्म हो जाता है। जो सिस्को का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो लिंक है, वो 1 लाख को एक साथ इनकॉर्पोरेट करता है। सो सो दैट वे, मतलब वो चीजें तो एक्सेसिबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करी जा सकती या नहीं होता, बट हो जाएगा अभी वो, मतलब एक पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए वो टेक प्लेटफॉर्म वाले लोग जो हैं बैंगलोर के, वो बड़ा रिलीजियसली अपना एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सो मैं दैट वे। पूछूं क्या? सॉरी। मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या? जी। कि मास हीलिंग के बारे में मेरे दिमाग में आया था कि स्केलेबल है, 10,000 लोग एक साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन जो हीलर है, मान लो कि मैं हीलर हूँ, तो मैं 10,000 के साथ में कैसे रिलेट कर पाऊंगा? दैट वाज माय क्वेश्चन व्हेन आई वाज सीइंग दिस थिंग, कि ये सिनेमा में बड़ा हो सकता है, काफी लोगों को हम एक साथ में हिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे स्क्रीन पे देखना है 10,000 लोगों को, और उसके साथ मुझे रिलेट करना है, तो वो मैं कैसे कर एक पाऊँ? मिनट बस। सर देखिए, ऐसा है, सबसे पहले जितने भी हीलर्स हैं, वो या गुरुम हुए हैं रेकी प्राणिक बुद्धिज्म रिलेटेड डोमेन्स के तौर पे। फिलोसफिकली उनको ये पता ही नहीं है कि फिलोसफी का रोल क्या है। सोचने की बात यह है कि वो कौन है जो मेरे को ये एक्सेस दे रहा है कि मैं सबसे कनेक्ट कर लूं। तो जब मैं अपनी क्रिएटर की डोमेन में जाता हूं और उससे कनेक्ट करता हूं, तभी ये पावर आएगी ना। मैं अगर क्रिएटर को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, मैं अगर अपने क्रिएटर को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा, तो ये पावर मेरे अंदर से कैसे आएगी? पावर तो मुझे वो ही दे रही है ना। तो जब मैं महालक्ष्मी को, पहली बात तो उसे मैं एक्नॉलेज करूं जैसी वो है, उस तरीके के हिसाब से, मतलब मेरा टेक्स्ट जैसे बता रहा है उसके हिसाब से। तो जब मैं वो पार्ट पूरा करता हूं और वो एक्नॉलेजमेंट लेता हूं, तब मैं उसी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपकी क्रिएशन है, क्या मैं उसको एड्रेस कर सकता हूं। ऐसे करके पावर जनरेट होती है। अदरवाइज, और ये वाला पार्ट मैं किसी से भी शेयर नहीं कर रहा कि मतलब आरती मास हीलिंग कैसे करते हैं, बिकॉज हम जो भी एफर्ट बना रहे हैं सबको कनेक्ट राइट। करने और उस सबके तौर पे, उसमें
वो ब्रांड ही आरती होगी, बिकॉज शील राइट। बी डेली डूइंग मास हीलिंग अप टू अ 1 लाख स्केल। तो एक बार में अगर हम 1 लाख लोगों को हील कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो पावर्स और वो एक्टिविटी जो है वो फ्रॉम क्लास टू मास वो अपने आप ही हो जाएगा। उसका राइट। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितनी बार भी मैं ये थॉट को अपने भीतर दोहराता हूं कि मुझे पहले महालक्ष्मी को एक्नॉलेज करा, जैसे अब घर में लेकर चलिए ना, लड़कियां जो हैं जब बड़ी होती हैं तो वो क्या होता है, वो मम्मी से पैदा हुई और फिर मम्मी के ही काम में हाथ बटाती हैं। ऐसी चलता है ना फंडामेंटली, बिल्कुल। हम्म। लड़के नहीं बिल्कुल। बटाते हाथ, लड़कियां बटाती हैं बचपन से, मतलब 5 8 9 साल 10 साल के बाद से जो है वो इफेक्टिवली जो है घर में मदर का हाथ बटाती है। आप जितनी बार भी अपने आप को उस मदर थॉट से कनेक्ट करते हैं, उतनी बार मदर की पावर आपके अंदर आती है। दैट्स द रीजन, जो घर में फैमिली में ट्रेडिशन में टेस्ट जो होता है वो मदर्स के थ्रू जाता है। तो कितना डिफरेंट है। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं उसमें मैं जितनी बार भी महालक्ष्मी का टारगेट करके और जितनी बार भी हीलिंग और उस प्रोसेस को करता जाऊंगा, उतनी बार ईच डे माय पावर्स विल इंक्रीज। तो प्रक्रिया जो है, इसलिए कभी भी, और जो वेस्टर्न थॉट है वो हमेशा हमारे ऊपर हावी है। मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ महालक्ष्मी का चिंतन या जो भी कुछ था पार्ट, वो जितना स्ट्रॉन्ग डिस्कशन मेरा इनके साथ में, वो चिन्मयी जो यूएस में है उनके साथ में हुआ, उतना किसी के साथ नहीं। पूरे 1 साल तक हम केवल महालक्ष्मी पर ही बात करते रहे। कितनी बार बीज मंत्र उसका सिंटेक्स चेंज हुआ, कितनी बार के, मतलब 4 नवरात्रे तो क्लियर कट डिस्कस थे। इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रक्रिया जो है वो हम किसी, क्योंकि हमारे पास लोग भी तो आते, हमें लोगों का भी तो पता चलता है ना। मेरे पास लोगों का वो आया कि सर हमें आपसे कोर्स सीखना है। मैंने कहा 45,000 चार्ज है। ठीक है, क्या इसको किस्तों में दे सकते हैं? बोले हाँ। ठीक है, अगर इसे किस्तों में दे सकते हैं, मुझे ये बताइए क्या मैं इसको दूसरों को सिखा सकती हूँ? तब मुझे समझ में आया कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है, मैं दूसरे से पैसा लूं, सुबह की क्लास में सीखूं और शाम की क्लास में सिखाना शुरू कर दूं। तो क्या वो हील कर पाएंगे किसी भी सिचुएशन में जब थॉट प्रोसेस ही उतना है? तो ऐसी जगह बात करने का फायदा ही नहीं जहां थॉट प्रोसेस भी उस अप्रोच से कनेक्टेड नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस है। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस के अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ करके अपने हर स्टेप को लेकर चलना पड़ता है। मैं जितनी भी जगह देख रहा हूं, मतलब कोई भी जगह जो परेशानी है उसका रीजन ही डिफरेंट है। बट अगर आप थॉटफुल चलेंगे तो आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सबसे बड़ी बात आपके रिजल्ट्स ही होंगे। आप जितने अच्छे रिजल्ट देते चले जाएंगे, उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। जी नम्रता जी, आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर मैं ये कह रही थी जैसे कि आपका इतना महान ज्ञान है, आप जो मंत्र आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सर एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो सर अब मैं यही कहती थी कि म्यूजिक भी हम उस तरह से तैयार कर सकते हैं जो आपके पेशेंट्स हो। जैसे कि उनका प्रॉब्लम, जैसे आप बच्चों के लिए कहते हैं वो सो नहीं पाते, तो अगर एंजाइटी के लिए स्पेसिफिक अगर हम कुछ म्यूजिक तैयार करें, या तो फिर जैसे मैंने ये खुद रियलाइज किया है कि जब मैम की हीलिंग में लेती हूँ तो मेरे शरीर में थकावट थोड़ा लेवल कम होता है। मैं ज्यादा एनर्जाइज फील करती हूँ, मुझे थकावट थोड़ी कम हो रही है। जैसे मैं रेगुलर स्कूल से आती थी तो मेरे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बचती थी, लेकिन अब मुझे एनर्जी लेवल बढ़ा लगता है। तो ये हाँ, मंत्रों की तो शक्ति उसका है। उसका रीजन बस मैम ये है कि आप अभी तो इसको सब्जेक्ट के तौर पे ही एब्जॉर्ब करते रहिए। जो आप कर रहे हो ना वो कंप्लीट चल रहा है। कोई यस। ऐसा नहीं है कि नहीं इसमें कोई चीज की कमी पेशी है। धीरे धीरे जो
म्यूजिक ऑडियो आप जनरेट कर रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। बाद में एक बुक लिखेंगे जिसमें कि ये सारा का सारा जो आप कर रहे हो काम उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे एक जगह। यस सर। तो देन इट विल बी अ कंप्लीट लर्नर्स मैनुअल फॉर एवरीवन। यस सर। असल वन मोर थिंग, जैसे मैं देख रही हूँ कि आजकल, जो कि मैं भी एक स्कूल में पढ़ाती हूँ इंग्लिश मीडियम, बच्चों में इंडियन म्यूजिक से ज्यादा ना रॉकिंग म्यूजिक ज्यादा पॉपुलर है आजकल का। जो ये अल्फा जो नई जनरेशन है, उसमें तो मैंने इसीलिए कोशिश किया था कि थोड़ा रॉकिंग म्यूजिक पे बनाने का, जो कि रॉक बच्चे वो म्यूजिक होता जल्दी। क्या है वैसे? सर थोड़ी बीट का डिफरेंस, जैसे हमारा इंडियन म्यूजिक में फ्लूट है, तबला है, बट जब हमारा ये वेस्टर्न म्यूजिक चलता है उसमें ड्रम्स चलते हैं, उसमें थोड़ा सा बीट्स का डिफरेंस आ जाता है। रॉक और जैज में क्या फर्क है? तो जैज म्यूजिक, अब मैं बहुत स्पेसिफिक आपको बताऊंगी थोड़ा, क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा। नहीं, ये है कि स्पेसिफिक मैं हमारी इसलिए नहीं आपकी बोल रहा बात होगी तब मैं मैं, बताऊंगी। मैं इसलिए नहीं बोला मैंने ये दो क्वेश्चन, मैंने इसलिए बोला कि म्यूजिक में जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें दो पार्ट है। वेस्ट। एक है हाँ। एक है रोना। वो हम्म। रोने वाला जो पार्ट है, रोना विद एंगर इज व्हाट रॉक इज। ओके सर, वैसे तो और म्यूजिक में जैज कई जो है, एराज हैं। जैज जैज उसका ऑपोजिट है। सर वैसे म्यूजिक को तो कई एराज में भी बांटा गया है, जो शुरुआत के जो टर्म्स थे, बरोक म्यूजिक, जब बरोक म्यूजिक था तो आप उसमें उसको बहुत अलग स्पेसिफिक। अलग अलग हाँ। डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मेरा कहने का हम्म। पॉइंट क्या है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है, पूरे दुनिया को जो म्यूजिक दिया वो हमने दिया, जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका अपना नहीं था। तो सोर्स कोड में वो पूरा का पूरा पार्ट नवरस में डिस्क्राइब्ड है, कौन हाँ। कौन सी बीमारियों से। ये पूरा टर्मिनोलॉजी जो है वो म्यूजिक थेरेपी के तौर पर है। म्यूजिक थेरेपी, डांस एज थेरेपी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एज थेरेपी, वोकल म्यूजिक एज थेरेपी, वो पूरा का पूरा एक ग्लोबल रेवोल्यूशन चल रहा है। बट उसमें वो इसमें तो लोग मुझे कुछ कर आपका नहीं पा गाइडेंस रहे। चाहिए होगा। वो उसमें कुछ कर नहीं पा रहे। करेंगे जी। कैसे? क्योंकि सोर्स कोड नहीं है उनके पास में। ठीक है ना? तो वो तो हो यस जाएगा, सर। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो वो जो स्वरांगिनी बुक है ना आपके पास में, जी जी जी। उसमें जो पेज 41 ऑनवर्ड्स जो चैप्टर्स हैं, उसको पूरे के ऑडियो फाइल्स तैयार करनी है। ठीक है सर। तो आप उसी मैं। तरह से अपना जो है वो रिकॉर्ड करते जाइए। जब वो एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तब इसमें जो है जो हमारा ये टेक प्लेटफॉर्म बन रहा है उसमें वो सारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी, और उसी के थ्रू जो है उसको सुनकर सब लोग जो है उसकी मेजरमेंट्स के तौर पे काम करेंगे। दैट्स इट, हो गया। ओके सर। ठीक है जी। जी मीनाक्षी जी बताइए। हाँ हाँ सर, वो पीडीएफ कन्वर्ट टू टेक्स्ट का जो बोल रहे हैं ना आप, अगर कुछ है तो मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। मैं आई प्लीज रिमेम्बर मी टू डू दैट। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, आप एक ग्रुप फॉर्म कर लीजिए। हमारे यहाँ हर व्यक्ति जो भी क्लास ले रहा है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। आप सारे आईटी प्रोफेशनल्स को एक साथ लेकर एक ग्रुप फॉर्म कर दीजिए। उसमें बोलिए कि जितने भी आईटी वाले लोग हैं, जैसे हमारे अंशु जी हैं, मिश्रा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आईटी डोमेन के तौर पर हैं, वो सब एक जगह आ जाएंगे। जो जितना टाइम दे सकता होगा, हो सकता है कोई टाइम दे पाए, हो सकता है कोई गाइडेंस दे पाए। सो वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से वो वाला काम करना शुरू कर देंगे। तो श्योर। इशू को एड्रेस कर दीजिए, और इशू को एड्रेस करने के बाद उसके ऊपर ग्रुप बना के उसमें डिस्कशन शुरू कर दीजिए। हो गया पूरा पार्ट। श्योर। थैंक ठीक यू। है जी। चलिए अब शुरू कर लें। कोई और तो नहीं है ना क्वेश्चन किसी का? राइट। अच्छा।
ये यहां पर जो है हमने क्या करा है, इस वाली स्लाइड में हमने एक एक चक्रा के लिए क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे। तो दे आर 9 क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू ईच चक्रा। उसके बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति का कौन सा चक्रा डिस्टर्ब्ड है, जस्ट बाय आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने बेस बनाकर टेकअप करा है, जो हम एस्ट्रो वास्तु चक्रा करके जो क्वेश्चंस करते हैं, 270 क्वेश्चंस, ये उसकी इसकी मॉडिफिकेशन के बाद हुआ है वो। ठीक है। तो ये मतलब जो लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहें उसके लिए एक पार्ट है, बट जो इसको छोड़ना चाहें तो ये कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है हमारे प्रोग्राम का। नाउ कमिंग टू दी चक्रास। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने जब चक्रा के सिस्टम को ऑब्जर्व करा तो मैंने देखा कि मेरे पास में स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ऐसे करके जो है मेरे पास ग्रॉस बॉडी के 5 चक्रा थे। और ये जो 5 चक्रा थे, इन 5 चक्रास में मैंने ऑब्जर्व करा 51 अल्फाबेट्स। अब जब मैंने इसको ऑब्जर्व करा तो मैंने उसमें एजम्पशन लेना शुरू करा, जैसे फॉर एग्जांपल आ। तो मैंने अ से आ को बनाया, इसलिए अ को कंसिडर करा, और आ को कंसिडर नहीं करा प्रिंसिपल के तौर पे। फिर ह, श, क, च, ट, त, प। तो 5, 6, 7, 8, ऐसे करके मेरे पास जो है स्ट्रक्चर आ गया। अब आ गया अ के बजाय ई का, तो ई, ई, ए, आई, तो ई उठा लिया। और बाकी सबके तौर पे जो है ख, छ, ठ, थ, फ, य, श, ऐसे करके कर लिया। तो अगेन ये इससे ये 4 बन रहे हैं। तो मैंने फिर एक कॉमन मैपिंग करके, तो ई, उ, री, लिरी, ये 5 थे। उसी के बाद जो है ह, य, व, र, ल। तो ऐसे करके ह, य, व, र, ल, इसको आइडेंटिफाई करा। ये श जो था ये था शहद वाला श, षटकोण का श, सा, अठावले वाला ल, और क्ष। तो श, श, स, अठावले वाला ल, और क्ष, इनको एक मान लिया यहां पर। अब ये कोड सेंटर में डिवाइन को इमेजिन करते हुए मैंने यहां पर श और क्ष को एक साथ जोड़ लिया। अब ये मेरा मैपिंग कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक सेंटर में 7। अब जब मैंने इस बेसिस पे इसको करा, तो हमारे चक्रा जो है ये इस तरह से कन्वर्ट हो गए। तो इस स्लाइड में आपको अ, जो ह के तौर पर चला गया, उसका स्ट्रक्चर आ गया यहां पर। इस वाली साइड में ई, जो या में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए ख, छ, ठ, त, फ,
और छठा ई के तौर पर आ गया। यहां पर ऊ, ऊ जो है वो वाह के तौर पे कन्वर्ट हुआ, ग ज ड द ब, और ऊ के तौर पे ले लिया। ऐसे करके मैंने ई उ रि लिरी श, श बीच में आ गया, स, अठावले वाला ल, क्ष, अंग, अह। ये मेरे छह चक्रा के तौर पे इसको यहां पे डाला। अब हम आते हैं, ये मैंने करा क्यों। हमारा नोशन या हमारा जो मानने का पार्ट है वो कैसे है। हम ये मानते हैं कि जो चक्र जो है वो चक्र गोल है, घूम रहा है, साइक्लिकल है। हम मानते इसी तरह से है ना। कोई यस और नो। यस। राइट। पर क्या ये जरूरी है कि वो गोल ही हो, साइक्लिकल ही हो। वो नॉट नेसेसरी। साइक्लिकल की बजाय सिस्टमैटिक भी हो सकता है ना। तो जब मैंने उस सिस्टमैटिक अप्रोच को देखा तो मैंने कहा एंड ऑफ द डे ये ब्रेन की फंक्शनिंग जो है ये भी तो कंट्रोल हो रही है मेरे सोल सीड से। तो मैंने ब्रेन के फ्रंटल लोब को देखा और उसका हम से वाइब्रेशन को चेक करा। पैराइटल लोब देखा, उसका वम के साथ पर जो वाइब्रेशन था उसको देखा। यम के साथ देखा, रम के साथ, लम के साथ। तो ऐसे करके मेरे पास जो मैपिंग इमर्ज हुई वो मैपिंग मल्टीफोल्ड चेंज हो रही थी। अब यहां से मुझे समझ में आया कि कोई चीज जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की डायरेक्शन के साथ में काम कर रही है उसको भी तो मैं साइक्लिकल कह सकता हूं, उसको मैं सिस्टमैटिक भी कह सकता हूं। तो मेरा चक्र जो है वो एक सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है जिसकी सिंगल कॉर्ड किसी एलिमेंट पे बेस्ड है, और वो एलिमेंट जो है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो जब मैंने संस्कृत में तत्व लिखा तो संस्कृत में तत्व ऐसे लिखा जाता था। और ये जो तरीका है तत्व को लिखने का वो कैसे है, त, आधा त, आधा त, व। तो तत् प्लस, सॉरी, तत् प्लस तो, ये दो बार आधा त आया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। हम्म। हमारे यहाँ जो परिभाषाएं थीं वो परिभाषा, अब हमें तो हमेशा से यही पता है ना कि आधा ता जब जुड़ता है आधा ता के साथ तो वो पूरा ता होता है। तो कायदे सर ता और ये हमें जो लेटेस्ट जो आजकल की हिंदी के तौर पर है वहां पर हमें इस तरह से तत्व लिखा हुआ मिलता है, वो आधा ता नहीं हाँ। मिलता। बट हमने कभी इस बात को जानने की कोशिश करी कि ये संस्कृत का रूट कॉज क्या था, ये पहले ऐसे क्यों लिखा जाता था, संस्कृत टाइमोलॉजी क्या थी।
तो जब हमारे को एक बेसलाइन इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, तो आदमी तत्व के ऊपर बात कैसे कर सकता है? मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा? मेरे कहने का पार्ट ये है, थोड़ा सा टेक हैवी हो गया। मेरे कहने का पार्ट ये है कि जहां आपको कोई भी डेफिनेशन मिल रही है, क्या वो डेफिनेशन सोर्स कोड को एड्रेस कर रही है? तो जब मैंने वो सोर्स कोड के तौर पे देखा, देन आई रियलाइज कि ये तो एक बड़ी चीज हो रही है। उस बड़ी चीज को एक साइकिल या मल्टीपल, जैसे कोई हम वो बनाते हैं, इंजन सिस्टम बनाते हैं, तो गियर सिस्टम जब बनाते हैं तो एक गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, इस तरह से हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं। बट डज इट एक्चुअली मीन कि वो एक गियर सिस्टम जैसा फंक्शनिंग है? हो सकता है वो उससे बहुत यूनिकली डिफरेंट हो। और जब कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर जाती है, वो क्या चीज क्रिएट करती है, हमारे को वो भी नहीं पता। तो जब कोई व्यक्ति किसी एक चीज को देखकर धारा प्रवाह ये बताना शुरू करता है कि ये वाला चैप्टर है, ओ ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट नहीं है, उसको क्या खुद पता है कि वो तत्व की जो डेफिनेशन है वो है क्या? और मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जब मैंने त को अष्टबीज में देखा, जब मैंने ये तत्व को देखा, तब मुझे पता चला कि ये त जो है ये अष्टबीज के लिए यूज होता है। जो वो गुरु, शक्ति, रमा, काम, योग 9 पॉइंटर जो बनाए थे, उसमें त जो था वो त प ऐसे करके दे रखा था, तो वहां से त का जो मीनिंग था वो इस तरह से निकला था। तो मैं जब अष्ट बीज को उठा रहा हूं, उसके बाद 4 बीज उठा रहा हूं, क्योंकि यहां पर आधा त लिखा हुआ है। उसके बाद आधा त जो है वो व बीज के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये पूरा था और ये आधा था, ये आधा था और ये पूरा व। ये तो प्रक्रिया ही डिफरेंट है। बट ये प्रक्रिया आधार है किस चीज का? चक्र का। दस आई मेड द टर्म कि जो मेरा आज्ञा चक्र है वो अल्फाबेट पे बेस्ड ही नहीं है, वो है इंटेलिजेंस टू आइडेंटिफाई एक टास्क के लिए मुझे कितने चक्रास का यूज करना है, फुल्ली या पार्शली। अब मान लीजिए मुझे बात करनी थी केवल पेनक्रियाज की, और पेनक्रियाज फ से एड्रेस हो रहा था, तो क्या मुझे पूरे चक्रा को घुमाने की जरूरत थी कि ये यम चक्रा है, इसके अंदर 11 पेटल्स हैं, तो मैं 11 की 11 घुमाता रहूं, या मेरा सिर्फ एक से काम चलेगा? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मेरा बॉडी एक हम्म। इंटेलिजेंट डिजाइन है। वो इंटेलिजेंट डिजाइन किसी भी चीज को टच करके अपने पर्पस को रिजॉल्व करने की बात कर रहा है। अब जब वो अपने पर्पस को रिजॉल्व करने की बात कर रहा है, तो क्या मेरा वहां पर उसको उसी इंटेंशन, उसी डायरेक्शन से देखने का काम है या नहीं है? ये तो मेरे को पता है या नहीं पता? बॉडी का इंटेलिजेंट मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, उसका तो मेरे को कोई चेक भी नहीं पता ना।
तो जो भी थ्योरी मेरे यहाँ दी गई वो थ्योरी कंप्लीट थी या इनकम्प्लीट थी, बट उसने मुझे इंफॉर्मेशन दिया कि ये जो भी जितने अल्फाबेट्स रिलेटेड वर्क है, बट जब मैं आज्ञा चक्र में जा रहा हूं तो आज्ञा चक्र का काम प्लस और माइनस का आइडेंटिफिकेशन है, विच मीन्स कि आज्ञा चक्र ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन मुझे ये बताएगा कि मैं कौन सा फंक्शन कितना यूज करूं, क्योंकि फंक्शन भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। वो प्लस से मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल और इंटीग्रेशन डोमेन से बढ़ता हुआ, दूसरी तरफ माइनस, डिवीजन, लोगैरिथम और डिफरेंशिएशन से होता हुआ एक पूरा मूवमेंट है। अब उस मूवमेंट के अंदर मेरा पर्पस डिफाइन करेगा कि मुझे प्लस करना है या इंटीग्रेशन करना है, माइनस करना है या डिफरेंशिएट करना है। इट इज ए लार्जर एक्टिविटी, क्योंकि जो सेल्स हैं वो 100 ट्रिलियन की रेंज में है। सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो इंटीग्रेशन की डोमेन पर चलेंगे, सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन की डोमेन पर नहीं चलेगा। थर्ड स्टेप ऑन द सेम लाइंस। मेरा जो लंबिकाग्र चक्र है, ये मेरे 5 चक्र थे। इनको कंट्रोल करने के लिए मेरा आज्ञा चक्र, और आज्ञा को कंट्रोल करने के लिए मेरा लंबिकाग्र चक्र। जब मैंने ये स्ट्रक्चर देखा और फिर मैंने एनाटॉमी पढ़ा, एनाटॉमी में क्या दे रखा था, एक जो है हिपोकैम्पस है, एक हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये पीनियल और पिट्यूटरी से कनेक्टेड है, और ये पिट्यूटरी से बाकी सारे ग्लैंड्स कनेक्टेड है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे यहाँ किसी ने चक्रा की इंफॉर्मेशन को जो है वो ग्लैंड सिस्टम से कनेक्ट करा, या ये इसके भी बियॉन्ड था कोई चीज। तो मुझे पता चला कि ग्लैंड जो है वो एक हार्डवेयर होती है। ग्लैंड एक हार्डवेयर होती है, बट हमारे यहाँ सिस्टम में ग्लैंड जो है उसके ऊपर चक्रा का इंफॉर्मेशन था, जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डिजाइन तीनों डोमेन को एड्रेस कर रहा था। तो अगर मेरे यहाँ ग्लैंड सिस्टम कहा जाता है तो मेरे यहाँ चक्रा सिस्टम क्यों नहीं कहा जा सकता? ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस और नो? हम्म। ये कोई चीज है जो बहुत छोटी सी दिख रही है, बट इन टर्म्स ऑफ बेसिक एप्लीकेशन वो बहुत बड़ी हो सकती है, बट हम उसको एक छोटे से एंगल से देख रहे हैं, इस कारण वो अपना वजूद ही नहीं बता पा रही। दस आई केम टू अ कंक्लूजन कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चक्रा का किस प्रकार से कनेक्टेड है, इसकी वजह से मैंने कुंडलिनी की शेप्स, उसके पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा कि मैंने कहा हाँ कोई ऐसा है। अब ये दो स्नेक हैं और ये दो स्नेक आपस में लिपटे हुए हैं। जब वो दो लिपटे हुए स्नेक देखे, अब वो स्नेक आपस में हिलडुल रहे हैं। वो जो हिल रहे हैं उसकी वजह से ये चक्रा मूवमेंट हो रहा है। ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एक बुक है,
शारदा तिलक तंत्र का ग्रंथ है। वहां पर उन्होंने इसको इसी प्रकार से बता रखा है कि जब कुंडलिनी एक होती है, फिर दुगनी होती है, फिर तीन गुनी होती है, ऐसे करके वो बीज मंत्र जो है वो एक से दो अल्फाबेट, दो से तीन अल्फाबेट, ऐसे करके वो ग्रो करना शुरू करते हैं। एंड उसके अराउंड पूरी क्रिएशन इवॉल्व होती है। वो मैं कल आपकी क्लास से पहले जो है वो पूरा उतना पार्ट ऑफ पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हम्म, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया को जिस तरह से बता रहे थे, वो उसकी बजाय वो एक अलग ही डायमेंशन वाली चीज थी। और वो अलग डायमेंशन जो है, उसमें अल्फाबेट का मूवमेंट, उसमें डायरेक्शन का मूवमेंट, वो जब आप आयुर्वेदा का टर्म पढ़ते हैं, तो आयुर्वेदा का टर्म उसको कैसे डिपिक्ट करता है? आयुर्वेदा कहता है डोमेन ऑफ टाइम विच होल्ड्स मन, आत्मा, दिशा, पांच तत्व, पांच इंद्री, तो एक कर्मेंद्रिय होती है, ज्ञानेंद्रिय होती है, ऐसे करके जो है ये पांच पांच करके वो इंद्रियों का प्रोसेस है जो इस पूरे को होल्ड करता है। उसको काल कहा गया है। और उस काल की अवधि का जो ज्ञान है उसको आयु, और उसके ज्ञान को आयुर्वेद कहा गया। सो यहाँ पर काल और आयु जिसके बारे में बात हो रही है, ये बेसिकली लंबिकाग्र चक्र है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हम्म, तो जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर दे रखा था, उसका जो आयुर्वेद वाला पार्ट दे रखा था, वो देखने के बाद पता चला कि अच्छा, ये सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है। अब ये टाइम जो है, इसको एक बबल की डोमेन से देखिए कि मैं एक बबल के तौर पे सोप सॉल्यूशन को हवा में फूंक मारते ही वो एक शेप आ जाती है, उसमें कलर्स आ जाते हैं, उसमें ग्लो आ जाता है, मैं उसके पीछे भागता हूँ, छूता हूँ और वो गायब हो जाता है। यही ड्यूरेशन थी। उसी तरह से एक ह्यूमन बीइंग है। वो ह्यूमन बीइंग जो है उस बबल के जैसा ही दिखता है। आप उसको जैसे ही छूते हो वो बबल की तरह गायब हो जाता है। आप उसको क्रिमेट करो उसके बाद या कुछ भी करो, वो जो था, जो जुड़ा हुआ था थोड़ी देर के लिए, वो सब कुछ धीरे 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 वहीं के वहीं हवा में गायब हो रहा था। एंड दस इस काल के डाइटी के तौर पे महाकाल बोला गया जब आप मैस्कुलाइन डोमेन से देखते हैं, महाकाली बोला गया जब आप उसको जो है वो फेमिनाइन डोमेन के हिसाब से देखते हैं। पर इसकी मूल डोमेन जो बैठेगी वो महासती और महासत्य। तो ये लिखने के तरीके का फर्क हो गया। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ? अल्टीमेट ट्रुथ इज द टाइम डोमेन। जय।
जी, एनी क्वेश्चंस? सर हम इसको क्या करें कि हमारे दिमाग में बैठ जाए, ऐसा बताइए। क्योंकि आप तो थारो मतलब क्या कहें, पुंज, तो वो नहीं नहीं, मैं पुंज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सब मेरा मेरा उसको थ्योरी हैवी करने का पॉइंट सिर्फ सर इतना था बिल्कुल सही है, कि एकदम हम सही जिस है। चीज को ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो बड़ी सिंपल सा पार्ट है, पर आप इसको ऐसे लेके चलिए ना कि मैं केवल एक चक्र में एक अक्षर की ऊर्जा को डालना शुरू करता हूं, और वो ऊर्जा डालने से वो स्ट्रक्चर जो है अलग अलग तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो मेरे ग्रॉस बॉडी पे भी काम कर रहा है, सटल बॉडी पे भी काम कर रहा है, कॉजल डिजाइन पे भी काम कर रहा है, मेरे ब्रीदिंग पैटर्न को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मेरी ऑरा को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और ये सब एक टाइम बाउंड तरीके से चीज हो रही है। तो मेरे देखने की दृष्टि जो है कि ओ ऑरा, आई नो ऑरा, ओ आई नो चक्रा, देर आर 5 चक्रास। हम बात तो ऐसी करते हैं ना सब लोग, बट हो सकता है ये बड़ा गंभीर चिंतन हो। और जब मैं उसको एक गंभीर के तौर पे रखूं, तो मुझे समझ में आए कि अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कंट्रोलर था, ये उस विराट स्वरूप में, उसी शरीर के अंदर जिसको मैं महालक्ष्मी कह रहा हूं, उसमें ये रोल प्ले शिव का था, ये रोल प्ले विष्णु का था, ये ब्रह्मा का था। ऐसे करके भी तो ये कहानी हो सकती है ना। तो ऐसे करके ये कहानी हो सकती है। उसकी एक प्रक्रिया जो है वो हमारे यहाँ बुक है शारदा तिलक, उसमें लिखा हुआ है, और वहां पर उसको कुंडलिनी और इस तरीके की टर्मिनोलॉजी देकर लिखा हुआ है। बट जब आप उसमें देखेंगे, तो उसमें आपको जो है वो क्रिएशन का एक अलग ही सिद्धांत दिखेगा। ये मेरा पक्ष है। तो सिंप्लीफाई तो मैं कर ही दूंगा, सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, एक्नॉलेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो जब मैं किसी को सीरियसली एक्नॉलेज करता हूं, तब वो अपने आप को प्रकट करना शुरू करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे गुरुजी हैं, अब मैं बोलूं मेरे गुरुजी हैं, कोई नहीं, एक व्यक्ति बोले हाँ हाँ मुझे पता है, निम्बार्क संप्रदाय होता है, साधु होते हैं, बहुत सारे साधु देखे हैं हमने, ये साधु ऐसे होते हैं, ये साधु वैसे होते हैं। बट कौन बताएगा कि वो जो टीचर है मेरा, उसकी ग्रेविटी क्या थी? जी सर, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि वो अपनत्व जब आप किसी चीज के लिए जागृत करेंगे, कि आप मतलब शांत बैठे, सांस को नियमित करा, और फिर आपने जो है अपने किसी भी चक्र पे अपनी अटेंशन को लेकर गए, और उससे प्रार्थना करी कि मैं आपको जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूं, और फिर वो आपके सामने एक प्रक्रिया रखे। अब आपने कुछ भी बोला कि भाई मुझे XYZ कोई भी चीज चाहिए, तो उसने उससे कई गुना बड़ी चीज आपके सामने रख दी। बट उसके लिए उसको उसी गंभीरता से एड्रेस करना पड़ेगा। जी नलिनी जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर आपने अभी जो बताया ना, मैंने ये 5 एलिमेंट्स पे ही अभी शुरू में मैंने यही काम किया अभी। तो 5 एलिमेंट्स करते ही ना मेरी बॉडी में जो स्टिफनेस सुबह होती थी वो बिल्कुल पहले दिन ही चली गई थी। मैंने अपनी डॉटर को भी 5 एलिमेंट्स पे किया, तो फिर उसका भी बहुत चेंजेस आने लगे मुझे। और आपका जो ये सुनवाया मैंने, तो उससे तो पूरा ही मिरेकल हो गया जैसे। जी बहुत ही मतलब 5 एलिमेंट्स बहुत ही पावरफुल है, फुल बॉडी को वो अट्यून कर देते हैं पूरा। पहले मैं 1 घंटा प्राणायाम करती थी, सब जी सूर्य नमस्कार वगैरह, सूर्य नमस्कार तो अभी भी करती हूँ, लेकिन वो अनुलोम विलोम जो मैं आधा घंटा करती थी, उससे वो सुषुम्ना नाड़ी और वो जो आपने दिया था वो डाला, तो उसको अब जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे करने की। इतना एनर्जी रहती है बॉडी में।
जिसको आप मिरेकल कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करेंगे, क्या कह रहे हैं? मैं मतलब उसका आपका जैसे मेडिटेशन आपने उससे लाइव करवाया था ना, मैंने उसको ही सुनवाया। तो जी। उसका एकदम जो मतलब कभी कभी वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती थी, तो मतलब उसका बहुत ही मतलब नेचर, मतलब जो था उसका एक्चुअल नेचर वही वापस आ गया समझ। राइट। और मतलब बहुत ही मतलब मिरेकल है वो। उसको 2 बार मैं सुनवाती हूँ तो ठीक है, 2 बार सुनवाना। नहीं, वो तो जितनी बार भी वो कंफर्टेबली सुन ले, वो हाँ तो एक मतलब अलग ये तो बात नहीं कि कोई ज्यादा सुनवा दिया तो कोई वो तो नहीं। है। नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है इसमें। बहुत ही मतलब आपका तो एक एक मैं बता नहीं सकती, आपका एक एक चीज इतना मिरेकल है ना। मैं पूरा अप्लाई कर रही हूँ आपका पूरा। जी। जी, देवकरण शर्मा जी। नमस्कार सर। जी, नमस्कार सर। सर सर, एक तो मुझे क्या है, अगर लिंक मॉर्निंग में मिल जाए ना सर सभी को, तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आके मालूम किया कि लिंक अभी आए हुए हैं। मुझे कितनी देर पहले लिंक आ गए थे, मुझे मालूम नहीं होता है सर। अब कोई बात नहीं, वो आप कल से कर लीजिएगा, हम कल से आपका मंथ शुरू कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि सर मेरी क्लास छूट गई आज की है, अभी जस्ट देखा है मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको डिटेल्स सारी भेज दूंगा दोबारा। थैंक यू सर। जी। जी, शशि मेहता जी, मैं मेरी पक्ष समझा पाया? अनम्यूट कर लीजिए मैम पहले। नहीं हुआ अभी मैडम अनम्यूट। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से। राइट। कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम रागनी मैम को समझा पाए अच्छी तरह से कि ये कौन सा पार्ट है। जैसे मैं आपको बोल रही थी कि मेरे को बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, अभी भी है, मेरे डायफ्राम के नीचे पेन है। तो मैंने कल, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे फिर से आज इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। जी। क्योंकि जैसे ही गैस्ट्रिक पेन पेन शुरू होता है मुझे बीपी बहुत बढ़ जाता है, 200 तक चला जाता है। राइट। और सॉल्ट डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें शुगर डाउन हो जाता है, मतलब खाली गैस्ट्रिक से। और राइट। इतनी घबराहट होती है कि मुझे समझ नहीं आता कि ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है, कोल्ड स्वेटिंग शुरू हो जाती है, खाली गैस्ट्रिक से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो कल राइट। मैंने आपका वो जो आपने दिया था सारे देवियों के साथ चक्रास को कनेक्ट करना, राइट। तो मैंने उसी हालत में बैठ के सारी देवियों के साथ हर चक्रा को कनेक्ट किया, लिखा फटाफट, और फिर अपने ऊपर डाला। जी। तो जैसे ही मैंने ऊपर डाला, 2 बारी 3 बारी 4 बारी, मैं एकदम शांत हो गई परफेक्ट। और बिल्कुल शांत होके बैठ गई। और मतलब मुझे कोई परेशानी थी, पर वो वाली पैनिक नहीं रहा। जो पैनिक अटैक था वो एकदम गायब हो गया। राइट। और बीपी की पैनिक दवाई अटैक भी, के लिए तो हाँ सॉरी जी, प्लीज कंटिन्यू बीपी की कंटिन्यू। दवाई भी मैंने खा ली थी, पर उससे हमेशा फर्क नहीं पड़ता, वो बीपी ऊपर फिर भी शूट करता है। वैसे मैं बीपी की पेशेंट नहीं हूँ, मैं रोज नहीं खाती हूँ, हम्म। पर कल बीपी की गोली खाने के बाद मुझे भी लग रहा था कि ये और ऊपर जाएगा, पर वो बिल्कुल नीचे आता गया और बॉडी शांत हो गई। रात तक मैं नॉर्मल हो गई थी। मैंने फिर डाला परफेक्ट। उसको। कल मैंने 5 या 6 बारी उसको अपने ऊपर डाला। पहले वो 9 के 9 राइट। चक्रा के साथ मैंने देवियों के नाम लिखे हम्म। और 9 के 9 उठाए और डालती चली गई। राइट। तो ये पहली बार मुझे लगा कि वगैरह के स्वामी मेरे जी को ऊपर जाकर भी के हीलिंग पूछिए, काम कर। हम बहुत कम खाते हैं। आप एक चम्मच ज्यादा। सॉरी, हाँ जी। तो पहली बार मुझे लगा कि मेरे ऊपर भी आज हीलिंग ने काम किया है, नहीं तो नॉर्मली मुझे लगता था कभी हीलिंग ने काम नहीं किया। देखिए, मैं जो प्रक्रिया सामने रख रहा हूं ना, हम हाँ हीलिंग जी, से क्या कर सकते हैं वो एक अलग पार्ट है। सेल्फ हीलिंग में कितनी चीजें हो सकती हैं वो एक अलग पार्ट है। हर चीज के पीछे एक क्या कहेंगे, मतलब एक गंभीर एफर्ट है। हाँ जी, हम जब तक उस नहीं वो दिख रहा है। गंभीरता से कनेक्ट नहीं होते ना, हाँ जी, तब तक वो मिरेकल भी नहीं होता। जब मैं किसी और को हील करती हूँ तो मैं बहुत गंभीरता से कनेक्ट हो जाती हूँ, पर अपनी बारी ये नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों, पर कल हुआ। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ सबको, आपको।
नहीं मैम, मेरा मेरा पॉइंट होने, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ मैं वो, वैसे तो मैं ये हाँ जी, रिक्वेस्ट बोलिए करूंगा कि बोलिए। आपने, आपका जो एक्सपीरियंस था वो किसी हाँ भी जी। वर्कशॉप में ना कनेक्ट होके सबको सिखाइए ये वाला पार्ट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करेंगे आप। तो जब ठीक कभी है। किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हाँ। उससे जो है वो एड्रेस हो जाएगा अलग तरह से। मेरा ठीक है। जो पक्ष है जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, आपने वो चक्रा या बॉडी पार्ट जो था उसको देवी से कनेक्ट करा। हाँ जी, ठीक मैंने है 9 के जी, 9 कनेक्ट कर दिए। 9 के 9 कनेक्ट करे, तो इसका मतलब ये कि कल पहली बार आपने उस चक्रा को 9 देवियों जितनी ग्रेविटी में एड्रेस करा। हाँ जी। ठीक है ना। नॉर्मली हम्म। अब जैसे मैं, अभी जैसे हमारे यहाँ ये चल रहा था, एजिटेशन चल रहा था स्टूडेंट्स के तौर पे, तो कोई गाली दे रहा था मोदी को, कोई कुछ कर रहा था। ठीक है। हम्म। वो क्या वहां पे वो ग्रेविटी थी कि वो एक देश का प्रधानमंत्री है? नहीं थे। मैं जैसे एड्रेस करता हूं हम्म। किसी को भी, ये तो एक प्रधानमंत्री था खैर, मैं कह रहा हूं मैं किसी भी चीज को जैसे ही एक गंभीरता से एड्रेस करता हूं, हम्म। इमिजिएटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हाँ जी। हम उस चीज को उस गंभीरता से कभी कनेक्ट ही नहीं करते, इग्नोर ही हम्म। मानकर चलते हैं। हम्म। सो जब मुझे कोई नॉलेज होती है तो वो नॉलेज अपने आप में एक बैरियर हो जाता है। लेट सपोज मैंने अ आ ई बोलना शुरू करा, तो आपका फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? वाई आर यू टेलिंग मी दिस? बिल्कुल। एम आई हियर टू लर्न अ आ ई फ्रॉम यू, और एम आई हियर टू लर्न समथिंग सीरियस? बिल्कुल। मैं वो सीरियस एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करने आया हूं, बट मेरा रास्ता शुरू ही अ आ ई से होता है, तो मैं क्या करता? हम्म। अगर अ आ ई के अंदर इतनी पावर्स हैं, तो जहां पर साउंड थॉट में ही कन्वर्ट हो जाती है, हाँ जी। साउंड थॉट से इमर्ज होती है। मतलब मैं अगर आपको पूछूं मैडम मेरा नाम क्या है, और आपको नहीं याद आए, तो आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे। तो थॉट जो है बड़ी पावरफुल चीज हो गई। अब हम्म। जब शब्द के अंदर इतने चमत्कार हैं, तो विचार में कितने चमत्कार होंगे। बिल्कुल। और सही विचार से कनेक्ट हो पाना इज ए वेरी वेरी रेयर फिनोमेना। हम्म। भाई, जो चीज आपने कल करी वो चक्रा या बॉडी पार्ट हो, ऐसा तो है नहीं कि आपकी हीलिंग जर्नी जो है 2 4 6 महीने पुरानी थी। इट इज हम्म। डेकेड्स फॉर, कि जब आपका ध्यान, आपकी अटेंशन इस सब्जेक्ट की तरफ गई, इसमें 2 3 डेकेड भी निकल गए नहीं, होंगे हीलिंग हीलिंग के ये तौर वाली पे। हीलिंग जो है, जो मैं अभी स्कैन करके देती हूँ, ये मैंने अभी शुरू किया, क्योंकि पहले मैं क्या बोलते हैं उसको, चाइनीज एक्यूपंचर और आयुर्वेदिक एक्यूपंचर में थी। तो मैंने कभी भी स्कैन करके हीलिंग लोगों को दे देती थी थॉट से, पर अभी शुरू हुई है ये जर्नी। मतलब अभी आपको सब्जेक्ट में एक ग्रेविटी पता आपकी चली। आवाज कट गई। आवाज कट गई। मैं कह रहा हूं, मैं ये अभी आ रही है बस। हाँ जी। हाँ। सो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि ये हमारी अभी महीने 2 महीने की जो भी जर्नी रही है, जितने भी दिन के हिसाब से, इस हम्म। जर्नी में आने के बाद कुछ पैराडिगम शिफ्ट होने शुरू हुए। हाँ, हुए। बिल्कुल हुए। मैं वही सबको कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप सबके लाइफ में तब होंगे जब आप उसके उस एस्पेक्ट को एक्नॉलेज करेंगे, बिल्कुल। ब्लॉकेज खुलते चले गए। लॉकेज खुलेंगे। हाँ जी। तो जो मेरा डिवाइन कनेक्ट है वही वो ब्लॉकेज खोलने के लिए कॉम्पिटेंट है। मैं अगर उसको दिल से याद करूंगा तो वो वैसे ही प्रकट होगा। हम्म। ठीक है। बिल्कुल। ये मेरा ऑब्जेक्ट था जी। रागनी जी बताइए। सर मेरे कम से कम नहीं तो 25 साल हो गए हैं। मुझे हम्म। हुआ था ये, वो अरे कोई और आ गया। अटैक आया था, गैस वाला ही जो होता है ना, जी। एंजाइना। तो उसके बाद से मैंने लेना शुरू किया है काली बैक्रोमियम 30C, 10 जी। बूंद आधे गिलास पानी में। ठीक है।
20 मिनट्स 15 मिनट्स रिलैक्स हो जाता है एकदम। ये तो राइट। आपके संपर्क में तो मैं बहुत बाद में आई हूँ, ये जी अब शुरू किया है। बट मुझे जहाँ थोड़ी सी भी गैस महसूस होती है तो मैं सीधा जो है वही कालीबैक्रोमम 33 ये जो है ले लेती हूँ 10 बूंद, और रिलैक्स हो जी जाता है, बहुत जल्दी रिलैक्स होता है। आप जी। 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट होम्योपैथिक में ऐसा है नहीं। तो अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं यही करती हूँ। वही मैं शशि मैम को ये बताना चाहती थी, अगर ये इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। आप मैसेज भेज देना। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। देखिए, हम मुद्दे से भटक गए। मुद्दा हमारा क्या था? हाँ। चीजों की गंभीरता को टच करना। ये या हम वो गंभीर मुद्दा जो है वो काली बाइक्रोम 30 पर चले गए। मैं जो कहने का प्रयास कर रहा था वो ये था कि ये जो चक्र और इसका जो सिस्टम जो है, हमें जिस प्रकार से बताया जा रहा है, हो सकता है ये उससे कई गुना गंभीर और बड़े लेवल की चीज हो, बट हमें उस तरह से एड्रेस नहीं कर रहे, तो हमें उसमें जानकारी भी लिमिटेड ही पता चल रही है। अगर आप अपने चक्रा को इस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे तो वो प्रक्रियाओं के अंदर आपको एक अलग तरह का डेप्थ मिलेगा और वो फास्ट रिजल्ट जनरेट करके देगा। मेरा मुद्दा ये बात को कहने का था। ब्रह्म ज्ञान जो है वो सिर्फ एक चैप्टर है, एक पुराण का। अग्नि पुराण उसका नाम है। ऐसे 36 पुराण है। तो आप वेटेज कैसे निकालोगे कि किसी एक चीज में कितनी ज्यादा वेटेज हो सकती है? ये मेरा पक्ष था कहने का। तो नॉर्मली वो चीज जो है वो हम नहीं पकड़ते, बट उसको जैसे ही पकड़ना शुरू करते हैं तो हमारी प्रक्रियाओं में चेंज आता है, मूविंग फॉरवर्ड। तो अब अगर हम इस प्रकार से इसको लेकर चलते हैं तो मैंने जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा, जो बुक्स में दे रखा था और जो इसके अलावा था, उसके बाद ये मैपिंग ऐसी बन गई। ये मैपिंग कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये पक्ष है जो मैं सबके सामने रखना चाह रहा हूं। जो मैपिंग है ओरिजिनल जो हमारे यहाँ लिखी हुई है, वो कैसे लिखी हुई है? वो लिखा हुआ है ए आई ओ औ अंग, ऐसे लिखा है। ये अह अलग है। ये ओरिजिनल मैपिंग थी जो हमारे उसमें दे रखी थी। बट ये जब हम इसे ए कहते हैं तो ए से ये एयर एलिमेंट बनता है, आई से ये फायर एलिमेंट बनता है, ओ से ये अर्थ एलिमेंट बनता है, औ से ये वाटर एलिमेंट बनता है, और अह जो है वो अंग और अह जो है दोनों के दोनों स्काई एलिमेंट के पार्ट के तौर पर होते हैं। अगर मेरा एलिमेंट ही चेंज हो रहा है तो स्ट्रक्चर में एम्बिगिटी है। वो अर्थ और वाटर वाला तो बिल्कुल सीरियसली उसके तौर पर डेविएट करता है। तो हमारे प्योर स्ट्रक्चर में ये कौन है जो सब चीजों को बांध रहा है? बोले जी ये है ये, और ये मिलाकर बनी टर्म तत्व। 10 हमारा तत्व जो है, वो जो वायु तत्व था वो 9 था, अर्थ एलिमेंट में 11 थे, ओ सॉरी फायर में 11, अर्थ में 11, स्काई में 11, और यहां पे 9। ऐसे करके ये हमारे पास स्ट्रक्चर आया जो ग्राउंड लेवल के चक्रास के लिए था। ग्राउंड चक्रा में ग्रॉस चक्रा की बात कर रहा हूं मैं। बाकी जितने भी चक्रास के तौर पे थे वो सटल और
कॉजल बॉडी में, तो जैसे ही वो उसके तौर पे मूव हुए, उसके साथ साथ एडिशनल इंटेलिजेंस उसमें ऐड हो गई। इंटेलिजेंस ऑफ डायरेक्शन, इंटेलिजेंस ऑफ टाइम। यहां पर इंटेलिजेंस ऑफ डायरेक्शन, टाइम, आत्मा, मन, ऐसे करके हमारे सिस्टम में चक्रा वर्सेस एलिमेंट, इसके भीतर बहुत गंभीर कनेक्शन है। इसके कारण जब ये प्रक्रिया मैंने समझी, तो मैंने अल्फाबेट्स के साथ में श और क्ष जोड़ना शुरू करा। अब जब मैं हर अल्फाबेट, मान लीजिए मैंने इसको लिखा, ये हमारा ह या वरला जो है उसका ये फॉर्म आया। अगर मुझे ये फॉर्म ही एक्सप्लेन करना हो किसी को, तो मैं कैसे करूंगा ये बता रहा हूं। सर जैसे ये हायर वरला लिखा हुआ है और जी, ये नेक एरिया दिखा रहे हैं, पर ये वैसे तो हमारे 5 चक्र के हो गए ना अल्फाबेट। जैसे नहीं समझा मैं। ये हायर वरला लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक जी, एरिया लिखा हुआ है, ये नेक। तो पर ये अपने 5 चक्र हुए ना, ये तो ग्रॉस बॉडी के, मतलब उसके सूक्ष्म बॉडी के। आप इसके लिए बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये नेक एरिया क्यों लिखा है, उस तरह से पूछना है। मैडम, ह्यूमन बॉडी हेड, नेक और टेल में ही डिस्क्राइब की जाती है ना। ठीक है सर। तो अगर हेड, नेक और टेल में मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, टेल का मतलब होता है बिलो नेक रीजन। हम्म। सो अगर मैं बिलो नेक रीजन में बोल रहा हूं कि मेरे हेड रीजन में है, तो आज के साथ में नेक रीजन में आके ये में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हेड रीजन में ई है, तो नेक रीजन में आके ये में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये ऊ है, तो ये व में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये री है, तो ये र में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये लिरी है, तो ल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके। ये कन्वर्जन हो तो मेरे थ्रोट में रहा है ना। ओके। थ्रोट का मतलब क्या है यहाँ पर? मैं अगर सांस लेता हूं, छोड़ता हूं, तो मुंह से छोड़ता हूं ना। हाँ जी। जब मैं मुंह से। मुंह से छोड़ रहा हूं, तो सांस मुंह पर आ रही है या गले तक जा रही है? गले से ही होती हुई मुंह से निकलेगी सर। तो मेरे इंटरनल प्रोसेस में हेड, उसके बाद नेक, उसके बाद बिलो नेक रीजन आता है। जी। इसलिए अर्ध स्वर जो है, ये ऊपर की डोमेन और नीचे की डोमेन दोनों का कनेक्शन है। और सर यही फिर इन अल्फाबेट्स ने हमारे चक्रा का रूप लिया है सर। यारा अलावा रूट चक्रा का, जैसे ला हो गया, तो मैडम रा हो ऐसा है गया। ना, अब एक काम कर लीजिए।
अच्छा। चीज जब क्वेश्चन आए ना तो उसको पहले लिखा करिए। जो मुंह में आया अगर हम वैसे बोलना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन पकेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है सर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है। ये मुझे दिखी नहीं अभी इमेज में। एक दूसरी इमेज से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अगर एक शेप बनाऊं यहां पर, और इस शेप को दो पार्ट में बांट दूं, एक पार्ट हो जाए शिव और एक पार्ट हो जाए शक्ति, तो मैं इसको जब डिस्क्राइब करूंगा तो जो मेरा सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है
उसमें जब मैं इसको मैं चक्रास में कर देता हूँ बिफोर दैट। एक, दो, तीन, चार। अब मैंने 9 चक्रा के तौर पर डाला, और यहां पर मैंने बोला मूलाधार चक्र के जितने भी अल्फाबेट हैं जो शिव के शरीर में होंगे वो कैसे होंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आधा षटकोण का श और ल, फिर श, श, फिर ल, श, अंग, य, ण, न, म, और शिलरी, शिलरी, शम, शह। अब आधा शरीर जो है वो शक्ति का है, तो मैं इसी चीज को मूलाधार चक्र शक्ति का जो है उसको कैसे डिफाइन करूंगा। मैं बोलूंगा श, ल, श, 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 अंग, श, य, श, ण, श, न, श, म, श, लिरि, श, लिरि, शं, शह। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, ल, श, अंग, य, ण, न, म, लिरि, लिरि, अंग, अह। ये मेरा स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर था, बट जब मैं शिव के शरीर में जा रहा हूं जहां पे हर एक चीज षटकोण के साथ से कनेक्टेड है, तो उसमें एक्सप्रेशन ऐसा आएगा। जब मैं शक्ति के शरीर में जा रहा हूं जहां पे हर चीज शक्ति के क्ष से कनेक्टेड है, तो वो यहाँ पर ऐसा होगा। जब मैं अपने मूलाधार चक्र को देखूंगा तो मेरे मूलाधार चक्र में शिव का मूलाधार चक्र और शक्ति का मूलाधार चक्र वो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति के बीच में रस रूप जो हूं मैं, वो रस रूप में ल जो है वो यहाँ पर लम के रूप में है। तो जब मैं उस लम को देख रहा हूं तो वो इधर और इधर इस तरह से काम कर रहा है। मैं अगर इस तरह से ये एनर्जी को उठाऊंगा तो मेरे भीतर वो एनर्जी बनेगी कैसी, श, श, लम, श, 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 अंग, श, श, य, श, श, ण, श, श, न, श, श, म, श, 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 लिरि, श, श, लिरि, श, श, अंग, श, श, अह। ये कंबाइंड फॉर्म हो गई जो मेरे भीतर उन उस शिव और उस शक्ति की वजह से जागृत हो रही है। अल्फाबेट लिखने का कैसे तरीका है, बोले जी ऐसे लिखा जाता है, बट एक्चुअल अल्फाबेट जो मेरे बॉडी के अंदर है वो इस तरीके से है। जब ये दोनों कंबाइंड होके ये वाली फॉर्म बनती है। अब आप इस इमेज की एनर्जी को स्कैन करके अपने मूलाधार चक्र पे डालिए और बताइए क्या पता चल रहा है।
ये मैंने सबको व्हाट्सएप पे भेज दी। सब ये सर मनिंदर बोल रही हूँ। जी। सब ये सर ये जब मैंने एनर्जी स्कैन की है पहले मूलाधार चक्र की तो 80% आ रही थी मेरी। जब मैंने इसको उठाया, आपने जो एनर्जी इसमें डाली है, तो जब मूलाधार चक्र के अंदर डाली तो ये मोर देन 100% आ रहा था सर। राइट। मतलब विद इन लेस देन 2 मिनट्स ऑफ टाइम ये Right. ऑटोमेटिकली। अब अगर आप अपनी बॉडी को लेफ्ट वाले पार्ट से या राइट वाले पार्ट के बीज मंत्रों से या कोर सेंटर में देखेंगे तो भी ये वाइब्रेशन हो रहा होगा। बिकॉज इस प्रोसेस से मैंने अपने मूलाधार चक्र को शिव के मूलाधार चक्र से या शक्ति के मूलाधार चक्र से कनेक्ट कर लिया। बढ़ रही है सर एनर्जी। मूलाधार चक्र जो है वो बेसिकली किसी भी व्यक्ति के फियर पैटर्न से कनेक्टेड होता है। अगर मैं मूलाधार चक्र की एनर्जी को बढ़ाता चला जाऊं तो कितना भी क्रोनिक कोई भी फियर पैटर्न हो वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जी। सर ये जो शीट्स हैं जो आपने उसमें भेजा था, मैंने कल निकलवाई थी। जी। तो ये चक्र के ऊपर ही है मेरा ख्याल, मणिपुर चक्र। तो जब भी हमने अपना हील करना है चक्र, तो इन सबको मतलब फिर रिसाइट करना होगा उस टाइम। रिसाइट नहीं करना है, इससे एनर्जी लिफ्ट करिए और डालिए। ओके, ठीक है। ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी मेरे को कि भी कैसे करना है इसको। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि मैंने ये वाली शीट कैसे बनाई। इसलिए ये वाला इमेज था कि मैंने ये माना कि मेरे शरीर का जो चक्र है वो कहीं ना कहीं जीवनी शक्ति के रूप में मेरा जो कनेक्शन है वो शिव और शक्ति से है। तो अगर शिव के अंदर चक्र होगा तो वो षटकोण के चा से लिखा जा रहा होगा। और अगर शक्ति में जो उसका मूलाधार चक्र होगा तो वो क्षत्रिय वलिक सा से लिखा जा रहा होगा। जब वो इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो जब मैं अपने चक्र को देखूंगा तो उसमें शिव और शक्ति दोनों होगा। जैसे ही मैं शिव और शक्ति को दोनों को एड्रेस करूंगा इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और सर ये तो आपने इतना इजी कर दिया है हम लोगों के लिए कि इस चक्र की एनर्जी को उठाना है और डालना है तो बढ़ जाएगी एनर्जी। अदरवाइज इट एब्सोल्युटली। इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, भी इसको समझना भी बड़ा मुश्किल है। लाइक तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि मैं जो चीज हाईलाइट कर रहा था मैं समझ इसलिए पाया क्योंकि मैंने इसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करा। हमें बताया ऐसी चलते फिरते जाता है कि ये चीज तो ऐसी होती है। बट इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो इतने डीपर हैं कि आप उस चीज मतलब अभी जैसे ये शशि मेहता जी से पूछते हैं कि क्या चीज का ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने तो पता चलेगा। बोलूं? जी मैम जी। अच्छा जी। तो जैसे ही इसको मूलाधार चक्र में डाला तो ये सारे बीज मंत्र अंदर रोटेट करने शुरू हो गए और राइट। मूलाधार का जो साइज था वो बढ़ता चला गया
और जहां तक मैं हाथ खोल सकती थी उतना बड़ा हो गया। उसके बाद सेंटर से, कोर बहुत स्ट्रांग हो गया मूलाधार का, और मूलाधार से बाकी चक्रा एनर्जाइज होने लगे, एक के बाद एक के राइट। बाद एक। और सारे चक्रास को, और रीढ़ की हड्डी पूरी एनर्जाइज हो गई उससे, उसमें से एनर्जी ट्रैवल करी। और ब्रेन के जो चारों चक्रास थे वो बहुत स्ट्रांग हो गए, बहुत राइट। पावरफुल लग रहे हैं इस टाइम, और बहुत उनमें मूवमेंट आ गई। राइट। अब आपने क्या करना है, आपके जो भी डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट फियर पैटर्न्स हैं, हाँ जी। उन सारे फियर पैटर्न्स को इससे क्लीन करना है। ठीक है। फियर पैटर्न को आपने कमांड देनी है कि भाई आप जो फियर पैटर्न हो, आप इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरा कनेक्शन वहां से है। हाँ जी। तो फियर पैटर्न बेसिकली होल्ड कर ओ मतलब जो मूलाधार चक्र जो है वो फियर पैटर्न को होल्ड करता है। हाँ तो जी। कैसा भी क्रोनिक से क्रोनिक फियर पैटर्न होगा, वो उस प्रक्रिया से जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मैं मेरा पॉइंट पर समझा पाया? मूलाधार स्ट्रांग होगा तो ब्रेन भी स्ट्रांग होगा और स्पाइन भी स्ट्रांग होगा। मैडम सब चीज स्ट्रांग हो जाएगी ना। हाँ, क्योंकि वो फियर, एनर्जी ऐसे लिफ्ट कर रही थी, स्पाइन और सेंटर से, चक्रास में से होते हुए ऊपर पहुंची है। अब तो बाय डिफॉल्ट जो है, आप देखिए कभी भी कोई व्यक्ति फार्ट करता है, हाँ जी। वो उसका एक फियर पैटर्न का चेंज होता है। चेंज होता है। हाँ, तभी फार्ट कैसे? होता है। उसका उसका फार्ट जनरेशन होता ही फियर पैटर्न से कनेक्टेड है। गैस से नहीं? गैस से नहीं होता, गैस तो आउटकम होता है जो प्रोसेस को ट्रिगर करता है। हाँ जी। तो जब आप इसको उस तरह से अपने उसमें डालेंगे विद द इंटेंशन कि दिस इज मेकिंग मी फियरलेस, आप हाँ एक दिन जी। मतलब हम कल जब क्लास करेंगे, शाम को जब क्लास करेंगे, तब तक 5-10 बार जो है इसकी एनर्जी लिफ्ट करिए और डालिए, और ये उसको रिक्वेस्ट करिए कि मेरे फियर पैटर्न्स को क्लीन करे। ठीक है। भाई जब आपके अंदर शिव और शक्ति दोनों जागृत हो गए तो फियर की तो वैसे भी गुंजाइश नहीं बची ना। हाँ जी। हाँ जी। तो जब आपने सर्वशक्तिमान का हाथ पकड़ रखा है, हम्म। तो उस सिचुएशन में आपको डर क्यों लगेगा? ठीक। एक छोटा बच्चा जो है जब पेरेंट्स के साथ में जा रहा है, वहां पर जो कुत्ता उसको लगातार डराता है, सड़क पे हाँ अकेला जी। चलते हुए कैसे, बट जब वो पेरेंट्स के साथ चलता है तो वो कोशिश करता है कि चलते चलते एक पत्थर भी उस कुत्ते के मार दे, क्योंकि उसे पता है कि ये अब इस समय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ जी, समझ गई। चीजों को हम जितना अपने ऊपर धीरे 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 करके हावी करते हैं, उतना ज्यादा जो है वो हमारे पैटर्न्स को ऑल्टर कर देता है। बट पैटर्न ऑल्टर होने का हमें पता नहीं चलता, हमें तब पता चलता है जब हमारी तबीयत खराब होती है। हाँ जी। हाँ जी। जब सेम सेंसेशन सेम एक्टिविटी जो है वो जागृत हो जाए, तब वो पैटर्न का वो चलता है। तो जितने भी लोगों को एस्थमा के अटैक हैं, पैनिक अटैक्स हैं, कोई भी चीज होती है, वो उनके पैटर्न्स है। हम्म। एक चक्रा को डिवाइन कनेक्ट करने पर आप वो पूरे पैटर्न ऑल्टर कर देते हैं। दैट इज हम्म। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पर ये जो गैस लोग रिलीज करते हैं बॉडी से, ये तो एसिडिटी से और इनडाइजेशन से होता है ना? देखिए, एसिडिटी जो है इज ए फॉर्म ऑफ एंगर, इनडाइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ वीक फायर। बट ये दोनों के दोनों, एंगर और ये जो है, ये कोर कनेक्शन कहां से जनरेट हो रहा है? कोर कनेक्शन हो रहा है फियर से। ये मेरा कहने का पार्ट है। तो ये एसिडिटी को भी रिलीज करेगा? ये सब चीज ठीक करेगा, आप करके तो देखिए इसे। ठीक है, क्योंकि एसिडिटी तो नहीं है मेरे को, मेरे में तो लगता है अग्नि कम है। तो इसको ठीक है। बोलिएगा जो भी आपको चाहिए कि भाई मेरे अंदर का ये पैटर्न जो है
अगर फियर से कनेक्टेड है तो वो फियर रिलीज से हो ही है जाए। ये, फियर अगर से फियर ही से होगा। कनेक्टेड है तो रिलीज हो ठीक। जाए। आपको सिर्फ ठीक। यही तो रिक्वेस्ट करनी है, इसे उठाइए डालिए और देखिए कितना फर्क आया आपके अंदर। ठीक। ठीक। जब वो फर्क मैं आपको आ जाएगा, बताऊंगी। हाँ, तो शाम की क्लास में फीडबैक दे दीजिएगा हाँ, कि मुझे बिल्कुल ये दूंगी। चीज का फर्क दिखा। अब लेट हाँ जी। सपोज आपको पैटर्न ही ऑब्जर्व करना हो, तो ये नॉर्मली जिस तरह से आपको एसिडिटी और ये सारा होता है कि हॉस्पिटल में मुझे जाने की एसिडिटी नहीं है, नौबत है। मुझे खाली डकार आते हैं। हाँ तो और वो जो, जैसे तूफान चलता है अंदर। हाँ तो ये जो बर्प या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जो है, जब ये हावी होता है तो आपको ऐसा लगता है कहीं मुझे हॉस्पिटलाइज ही ना होना पड़ जाए। हाँ, ठीक है, होना पड़ता तो है। पड़ता है तो पैटर्न में एक्नॉलेज हो रहा है ना चेंज ये वाला करना। पार्ट। ठीक। ठीक। आपके फियर में ये पैटर्न और एक्नॉलेज हो रहा है। पहली बार कैसे हुआ होगा, कहीं मुझे हॉस्पिटल में एडमिट तो ना होना पड़े। जब एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो अगली बार क्या होगा कि हॉस्पिटल में ही एडमिट होना होता है, उससे पहले उसके अलावा ठीक ही नहीं होता। तो वो पैटर्न कितने टाइम लाइंस के बाद रिपीट होता है, उस पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे जब आप इस तरह से अपने अंदर एनर्जी डालेंगे कि मेरा ये 1 से 2 इवेंट के बीच का जो टाइम लाइन था वो बढ़ना शुरू हो गया। और दूसरी चीज कि जितना एक्यूट होता था उतना एक्यूट अब नहीं होता। तीसरी चीज, आई एम एबल टू रिवर्स द प्रोसेस। वो मैं उसमें बोलता हूँ ना मेडिटेशन में कि तुमने मुझे बहुत डराया है, बहुत हैरेस करा है, सब कुछ है। उसकी आंखों से आंखें मिलाई और बोला कि जाओ मैं तुमसे नहीं डरता। बात खत्म। तो अपने आप को वो आज। चीज करनी पड़ेगी। और आज शाम की क्लास में मुझे एक और चीज पता करनी है, वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। मैंने आपसे पहले भी एक दिन रिक्वेस्ट किया जो था। किडनी स्टोन की दवाई है वही गॉल स्टोन की दवाई है। लेकिन गॉल हीलिंग। स्टोन की दवाई जो है कम से कम 6 महीने लेती है असर करने में। ये फर्क है। और हीलिंग में कुछ नहीं है। हीलिंग में कोई पार्ट नहीं है, मतलब हीलिंग करेंगे तो किसी को 6 महीने हीलिंग करानी पड़ेगी। अगर कोई 6 महीने मंत्र नहीं। हीलिंग कराने का पार्ट है तो उस सिचुएशन में, मैम, गॉल स्टोन हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है ना। बॉडी का पार्ट फंक्शन में हमने क्रिएट करा है। जो चीज हमारे शरीर का पार्ट है हम उसी का तो बॉडी पार्ट बनाएंगे ना। ठीक। ठीक है, क्योंकि ये कीर्ति जी ने भेजा था किडनी स्टोन के लिए। हाँ, वो किडनी स्टोन वाला जो बायोकेमिक की 6 दवाइयां हैं वो तो फर्क चीज है। वही दवाई को जब आप कॉन्टिन्यूअसली 6 महीने तक लेते हैं तो वो गॉल स्टोन को भी डिसॉल्व कर देता है। ठीक। बट वो 6 महीने लगते हैं, ये 15 दिन में हो जाता है। तो क्योंकि गॉल गॉल ब्लैडर में कुछ भी चीज जाने की जगह नहीं होती है। हाँ जी। वो होता क्यों है, गॉल स्टोन की फॉर्मेशन होती है कि जो बाइल होता है, पित्त जो होता है, वो बिकॉज ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ एयर जो है सॉलिडिफाई हो जाता है। एज अ हम्म। रिजल्ट मेरे गॉल ब्लैडर में क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। वो क्रिस्टल्स को मैं किडनी ओ गॉल स्टोन कह रहा हूँ। आप भेजेंगे मुझे वो होम्योपैथी दवाई सारी? हाँ हाँ हाँ, वो तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, आई डू दैट, आई डू दैट, वो जिससे तो वो सिंपल जल्दी है। डिसॉल्व हो जाए। जी जी जी, वो दैट आई डू। थैंक यू सो मच। थैंक राइट यू। राइट। जी मनिंदर जी बताइए। सर मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना था। ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो मणिपुर मूलाधार चक्र के जो बीज मंत्र हैं, और ये यही उठा के क्लेंजिंग करनी है और यही उठा के एनर्जाइजिंग करनी है। हाँ जी, ये जो बीज मंत्र हैं चक्रास के, इसी को उठा के हमने क्लेंजिंग भी करनी है और इसी को उठा के हमने एनर्जी। एनर्जाइज भी करना है। ओके, बस यही पूछना है।